सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पे आपका हार्दिक स्वागत। 29 दिसंबर 2023 को करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानने वाले हैं कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्यों हमने उसको किया है शामिल। तो जानते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में और देखते हैं पहला प्रश्न। और आज 29 दिसंबर को देखते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड कौन सा पहला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपए में भुगतान करा है? भारत अपनी जरूरतों का 80% कच्चा तेल आयात 80% कच्चा तेल आयात विदेशों से करता है। बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात हम जो करते हैं कौन कौन सी कंट्री से करते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले रसिया। वर्तमान में भारत सबसे बड़ा अगर आयात का हिस्सा अगर कहीं से प्राप्त करता है तो कहां से करता है? रसिया से करता है। अपनी जरूरतों का ये कह सकते हैं कि जितना तेल आयात भारतवर्ष पूरे देशों के साथ में करता है उसका 1/4% हम कहां से करते हैं? रसिया से करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से कंट्री से जिनके साथ में हम कच्चे तेल का आयात करते हैं? उसके लिए इराक, सऊदी अरब, यूएई, वेनेजुएला, ऐसे तरीके देश हैं जिनके साथ में हम कच्चा तेल का क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। ये डिपेंड करता है कि सबसे हमें जो कोई भी अगर सस्ता तेल देता है हम वहीं से आयात उसका करते हैं। बहरहाल हमारी जो व्यवस्था सबसे अच्छी जो बनी हुई है वो किसके साथ में बनी हुई है? रसिया के साथ में बनी है। रसिया की भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से रसिया सबसे ज्यादा निर्यात जो करता है वो भारत को करता है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद में भारत की जो स्थिति है वो काफी चेंज हुई और हमने रसिया के साथ में सबसे ज्यादा तेल आयात करना प्रारंभ कर दिया। अब बात करते हैं कि रसिया हमें कौन कौन सी ऐसी कौन कौन सी करेंसीज है जिसके साथ में व्यापार करने की अनुमति देता है। तो सबसे पहले दिरहम के अंदर भी हम व्यापार करते हैं और उसका भुगतान दिरहम में भी करते हैं। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर में भी करते हैं और लास्ट में थोड़ा बहुत जो एक भाग है उसके अंदर हमारी जो करेंसी जो स्थानीय करेंसी है भारत की करेंसी, तो रुपए में भी हम उनको क्या करते हैं? वहां का पेमेंट करते हैं। लेकिन आपसे प्रश्न दूसरा पूछा जा रहा है, लेकिन संबंधित यही है कि हाल ही में भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपए में भुगतान करना शुरू करा है? मध्य एशिया का देश, और इसका आंसर होने वाला है कौन सा? यूनाइटेड अरब अमीरात। और राजधानी इसकी कौन सी? दुबई। जिसके साथ में हम कच्चे तेल का जो आयात कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? अपने रुपए में कर रहे हैं। अब जानते हैं कच्चे तेल की आयात के बारे में जानते हैं। भारत अपनी जरूरतों का 80% विदेशों से ही करता है। 20% हमारी जो डिमांड है वो हमारे यहाँ के स्थानीय लेवल पे ही हो जाती है। ऐसे भारत के अंदर कौन कौन से कच्चे तेल कुएं हैं जहां पे हम इन चीजों को पूरा करते हैं? तो भारत का सबसे पहला कच्चे तेल का जो कुआं है वो कौन सा? डिगबोई, असम। डिगबोई असम भारत का पहला देश का कच्चे तेल का कुआं जहां से हम क्या करते हैं? कच्चे तेल को वहां पे खनन करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से? अंकलेश्वर, गुजरात। और अभी जो लेटेस्ट के अंदर जो देखा जा रहा है कि पचपदरा रिफाइनरी कहां पे बन रही है? बाड़मेर, राजस्थान में बन रही है। तो वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं? खनन कर रहे हैं कच्चे तेल का। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि यूएई है जिसके साथ में भारत ने रुपए के साथ में व्यापार करने की शुरुआत करी है। जब हम कच्चे तेल का भुगतान करेंगे तो किस में करेंगे? वो करेंगे अपन रुपए में। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। संयुक्त अरब अमीरात यूएई भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। अब बात करते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा है तो पहला कौन सा होगा? तो पहले पे है अमेरिका। ऊर्जा खपत सबसे ज्यादा अमेरिका, उसके बाद में चीन और नंबर 3 पे भारत। तो ऊर्जा खपत वाला तीसरा सबसे बड़ा देश अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। आरबीआई अब तक, अब बात करते हैं कि आरबीआई ने अब तक 22 देशों के साथ हैं ऐसा समझौता कर रखा है जिसके अंदर हम अपना जो व्यापार वाणिज्य जो करते हैं और उसके अंदर जो वस्तु विनिमय या व्यापार विनिमय उसके अंदर 22 देशों के साथ में अपन हमारी जो करेंसी जो रुपीज की करेंसी उसके साथ में आदान प्रदान करते हैं। ऐसे कौन कौन से देश है जिसके अंदर मैं आपको प्रमुख तौर पर अगर बताऊं तो सबसे ज्यादा जिसमें कहा जा सकता है कि नेपाल के साथ में जितना भी व्यापार वाणिज्य करते हैं हम हमारी करेंसी में करते हैं नेपाल के साथ में। नंबर 2 कौन सा है? भूटान। इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, थोड़ा बहुत हिस्सा श्रीलंका, इसके अलावा फिलीपींस और इंडोनेशिया, मॉरिशस, सेल्सस,
इस प्रकार के जो देश हैं जिनके साथ में हम रुपए का भी क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जब भी बार हमारे को किसी प्रकार का अगर आयात और निर्यात करना होता है तो वहां की स्थानीय करेंसी को हम लेते भी हैं और वहां पे देते भी हैं। रूस के साथ में हम दिरहम में करते हैं, अमेरिकी डॉलर में करते हैं, थोड़ी मात्रा में रुपए में भी भुगतान इसका करते हैं। देश का प्रथम तेल का कुआं डुगबोई असम के अंदर, जबकि लेटेस्ट वाला जो है वो कहां पे है, राजस्थान के अंदर कच्चे तेल के बड़े भंडार मिले थे और वहीं पे हमने इसके भी वर्तमान में पचवदरा के अंदर रिफाइनरी का भी हमने क्या किया, यहाँ पे इसका स्थापना करी है और उससे भी तेल जो है वो संशोधित होकर के निकलने लगेगा। बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला जो देश है वो कौन सा है, वेनेजुएला है। वेनेजुएला हम सब लोगों को पहले से विदित कि वहां पे बहुत बड़ा भी आर्थिक संकट आ गया था कि वेनेजुएला सरकार ने वहां पे सब लोगों की जो सब्सिडीज थी उसको और ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से देश आर्थिक संकट की तरफ झुक गया था। यह वैश्विक देशों की मदद से अभी वर्तमान में बाहर निकल पाया है। ऐसा ही संकट अपने को कहां देखने को मिला था, श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर भी श्रीलंका सरकार ने बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज दी जिसकी वजह से वहां का जो उद्योग धंधा, क्योंकि कोरोना काल के अंदर बंद हो गया था, और सबसे बड़ा अगर उद्योग धंधा अगर श्रीलंका के अंदर वो कौन सा है, पर्यटन का है। तो पर्यटन जिस प्रकार से ठप हुआ उसी प्रकार से जो है वहां की जो करेंसी का कह सकते हैं आर्थिक गतिविधियां अपने आप में ठप हो गई, जिसकी वजह से हाल ही के अंदर आईएमएफ ने 337 करोड़ अरब डॉलर का लोन उसको दिया है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि यूएई के साथ में भारत अभी जो कच्चे तेल का जो व्यापार करता है, जो आयात करता है, उसको रुपए करेंसी के अंदर हम उसको क्या देंगे, उसका पेमेंट करने वाले हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किस देश द्वारा भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा पे क्या लगवा दी है, रोक लगा दी है। हम सब लोगों को पहले से विदित 2022 के अंदर 8 पूर्व सैनिक कौन से, नौसेना के, जो कतर की एक कंपनी थी उसके अंदर वहां पे वो कार्य कर रहे थे, और कतर सरकार के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि ये जो 8 पूर्व सैनिक जो है वो हमारे यहाँ पे संदिग्ध गतिविधियों में इन्वॉल्व है, या कह सकते हैं वो जासूसी के कामों में लिप्त है, जिसकी वजह से उनको मृत्यु दंड देने की क्या करी थी, अदालत ने घोषणा करी थी, सरकार ने उसकी घोषणा करी थी। भारत सरकार ने अलग अलग माध्यमों से, रणनीतिक चैनल्स के माध्यम से उनकी फांसी की सजा को रोकने के लिए मुहिम तेज कर दी थी, और उसी का परिणाम यह है कि अभी वहां की जो स्थानीय अदालत है उन्होंने फांसी पर क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। तो यह भी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट, ये 2022 से इसका मसला चल रहा है, और अभी वर्तमान में आज ही की खबर के अंदर यह आया है कि वहां की कतर की सरकार की जो सरकार तथा स्थानीय अदालत ने क्या कर दिया है, उस पर फांसी की रोक लगा दी है। वैसे देखा जाए तो भारत के साथ में सामरिक पार्टनर है, सामरिक पार्टनर कतर, और जायद अल बहर एक जॉइंट एक्सरसाइज होती है जो हम किसके साथ में करते हैं, कतर के साथ में करते हैं, और कतर से हम क्या करते हैं, कच्चे तेल का आयात भी करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ज्वेलरी है, और बहुत सारे ऐसे जो रक्षा उत्पाद है उनका हम क्या करते हैं, यहां से निर्यात भी कतर के साथ में करते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अब देखते हैं कि कतर की अदालत ने अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें हाल ही में मौत की सजा भी सुनाई थी। कतर की एक जो कंपनी थी जो सेना के जुड़े हुए जितने भी प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाती है, जिसमें अल दायरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के में ये काम कर रहे थे लोग, स्थानीय लगात ने इन पे क्या लगा दी, फांसी पर रोक लगाती है। बात कर रहे हैं जायद अल बहर की, जिसके साथ में हम संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कंडक्ट करते हैं, किसके साथ में, कतर के साथ में। अब बात करते हैं कि अभी कतर के अंदर ग्रांड प्री हुआ था, जिसके अंदर कौन से खिलाड़ी ने इस रेस को जीता है, तो बेल्जियम के डच मैक्स वेस्टोपेन ने कतर में आयोजित फार्मूला फर्स्ट ग्रांड प्री 2023 का खिताब भी क्या आपने नाम किया था। तो आप इस प्रश्न के माध्यम से जान रहे हैं कि जो 8 पूर्व नौसैनिक थे जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनको स्थानीय अदालत ने क्या कर दिया, फिलहाल उस पर क्या लगा दिया, रोक लगा दिया। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है, जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ में ही ड्रोन टेक्निक्स ये हमारे वर्तमान में जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही हैं, और सरकारें हो चाहे कंपनीज हो या इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके अंदर सरकार की अलग से सुरक्षा संबंधी गाइडलाइन भी जारी की गई है, लेकिन हरियाणा सरकार ने डेमोग्राफी चैलेंजेस
और कहां पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसके लिए सर्वे नहीं किया जा सकता, वहां पे ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को क्या है अपनाया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा की स्थापना कब होती, राज्य का गठन कब हुआ, 1966 में। और 1966 से पहले पंजाब और हरियाणा दोनों ही क्या संयुक्त राज्य थे। और इन दोनों राज्यों की जो राजधानी है वो कौन सी, केंद्र शासित प्रदेश भी उसको कहा जाता है, कौन सा, चंडीगढ़। हाल ही के अंदर हरियाणा और चर्चाओं में भी बना हुआ था। गीता महोत्सव 2023 का जो कह सकते हैं कि समापन या इसका उद्घाटन, क्योंकि वहीं पे संपन्न हुआ है, तो गीता महोत्सव है उसका आयोजन कहां के किया गया था, इसका भी हरियाणा में ही किया गया था। अभी हाल ही के अंदर विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने अपने इतिहास में, ये हरियाणा का जो क्रिकेट का जो इतिहास है उसके अंदर विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार राजस्थान को 30 रनों से हरा करके अपने नाम करी। बात करते हैं वहां के मुख्यमंत्री जिनका नाम कौन सा है, मनोहर लाल खट्टर है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भूमि मानचित्रण, अपराध नियंत्रण और कृषि को बढ़ावा देने सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए जाना जाता है। कौन सा ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, डीसीपी ट्रैफिक गुरुग्राम के सहयोग से ड्रोन आधारित भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। हाल ही में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना, हरियाणा बना। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में किया गया, स्थापना 1956 में, जबकि मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर। बात करते हैं राज्यपाल जिनका नाम बंडारू दत्तात्रेय। ये सारी चीजें आपने हरियाणा के माध्यम से जानी। हाल ही के अंदर हरियाणा ने बुजुर्ग और जो युवा बेरोजगार है उनके लिए भी क्या करिए, पेंशन देने की घोषणा करी है। अब हरियाणा के बारे में एक चीज और बता देता हूं कि सबसे ज्यादा अगर वन पाए जाते हैं कहीं पे तो पाए जाते हैं एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा वनों के प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो कौन सा होता है राज्य, मिजोरम आता है। लेकिन भारत के अंदर सबसे कम वन कहां पे पाए जाते हैं, लगभग 3.5%। उसका जो क्षेत्र पहले वहां पे क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ये कह सकते हैं भारत के अंदर सबसे कम अगर वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उस राज्य का नाम भी कौन सा है, हरियाणा है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल। अब बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई के नाम से जाना जाता है। और शेयर मार्केट, भारत का शेयर मार्केट है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा एनएसई भी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है। अभी वर्तमान के अंदर बीएसई ने बहुत बड़ा आंकड़ा छुआ, शेयर मार्केट 72,000 अंकों के साथ में बंद हुआ है। अभी तक ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। 72,000 अंकों के साथ में इसने छलांग लगा करके और रिकॉर्ड ऊंचाई पे क्या हुआ, ये बंद हुआ। विश्व के जो शेयर मार्केट है उनके अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर तेजी जो देखी गई है वो किस में देखी गई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। कितने प्रतिशत, 20 से 25%। 20 से 25% की तेजी से ग्रोथ करने वाला विश्व का शीर्ष शेयर मार्केट कौन सा है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। स्थापना के बारे में बात करें तो अंग्रेजों के समय से ये क्या है, संचालित है। स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1875 के अंदर इसकी स्थापना हो जाती है। और लिस्टेड कंपनियों की बात करते हैं कि इसके अंदर कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं, तो इसकी तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो विदेशी जो निवेशक है वो सबसे ज्यादा अगर अपना पैसा कहां लगा रहे हैं, वो भारत के अंदर ही लगा रहे हैं। क्योंकि असीम संभावनाएं आपको कहां देखने को मिल रही है, वो भारत के अंदर ही देखने को मिल रही है। 5,749 के आसपास लिस्टेड कंपनियां, हर दिन वहां पे चेंजेस होते रहते हैं आंकड़े, तो लगभग 5800 के आसपास वहां पे लिस्टेड कंपनियां हैं। दुनिया के सबसे शीर्ष बड़े स्टॉक एक्सचेंज में से कौन सा नाम है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाल ही में सेंसेक्स पहली बार 72,000 के ऊपर क्या हुआ है, बंद हुआ है। 25% वृद्धि के साथ में बढ़ने वाला विश्व का शीर्ष एक्सचेंज कौन सा है, जिसने अमेरिका का नैस्डैक और ब्रिटेन जैसे बड़े शेयर मार्केटों को पछाड़ करके और शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। किसमें, तेजी के हिसाब से जो है सबसे ज्यादा अगर रिकॉर्ड अगर कोई ऊंचाई छू रहा है तो कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में इसकी स्थापना हो जाती है। 5749 के आसपास इसमें लिस्टेड कंपनियां शामिल है। हेडक्वार्टर इसका कहां पे, इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में कौन सा राज्य 84 इंस्टॉलेशंस के साथ में रूफटॉप सोलर के अंदर शीर्ष स्थान पे अपना बना हुआ है, इसका आंसर होने वाला है कौन सा, गुजरात। रूफटॉप सोलर पैनल के बारे में हम सब लोगों को विदित कि जितने भी घरेलू आवश्यकताएं हैं उनको अपन किस पे, बिजली कंपनियों पे निर्भर ना होकर के अपना स्वनिर्मित या कह सकते हैं कि अपने घर पर सोलर रूफटॉप लगवा करके और बिजली की खपत अपने ही उपकरण के द्वारा करते हैं। तो बड़ी बात, ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा अगर उपयोग होता है तो सोलर रूफटॉप के माध्यम से ही होता है। और सबसे शीर्ष पे कौन बना हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका गुजरात।
गुजरात हाल ही के अंदर चर्चाओं के अंदर और भी चीजों के लिए बना हुआ है। हम सब लोगों ने देखा कि सूरत के अंदर हाल ही के अंदर डायमंड बोर्स नामक एक वर्किंग कॉम्प्लेक्स विश्व के अंदर सबसे ज्यादा, एक स्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर ऑफिस कार्यालय अगर कहीं पे खुले हुए हैं तो वो कहां पे है? वो है गुजरात के अंदर। और पेंटागन को छोड़ करके, पेंटागन को पीछे छोड़ करके, और अभी वर्तमान में डायमंड बोर्स सबसे शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। अभी देखा हमने कि गुजरात की जो घोल मछली है उसको क्या पे दिया गया? राज्य स्तर का दर्जा दिया गया है। घोल मछली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और अभी हाल ही में हमने एक खबर और देखी थी, और पर्यटन के लिए काफी सुखद खबर, कि अभी द्वारिका जाने के लिए जिस प्रकार हम बोट का इस्तेमाल करते थे, अब बोट की जगह पे अब सबमरीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें समुद्र के 350 फीट नीचे पे जो पर्यटन के लिए एक नई सुविधा, अभी गुजरात वाइब्रेंट सम्मेलन जो हर साल होता है, अभी वर्तमान में 10 से 12 जनवरी 2024 को ये होने वाला है, जिसके अंदर मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ में गुजरात सरकार इस प्रकार का एक एमओयू करने वाली है, जिसमें सबमरीन के माध्यम से हम कहां पहुंच पाएंगे? द्वारिकाधीश वहां पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि द्वारिकाधीश वर्तमान में जो कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का सबसे जो कह सकते हैं पैतृक जो निवास है, वहां पर जो है वो वहां इसको पहुंचाया जाएगा। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी विकसित, और गुजरात वाइब्रेंट भी हम सब लोगों को विदित। तो 10 से 12 जनवरी 2024 को कहां होने वाला है? ये गुजरात के अंदर होने वाला है। अगर बात करते हैं कि अभी वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री कौन है, जिनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल है, राजधानी गांधीनगर, और ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। देखते हैं, अब बात करते हैं कि सौर ऊर्जा रूफटॉप चैनल की तो हमने बात कर ली है, लेकिन वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला, सबसे ज्यादा संभावनाएं भारत में आपको सबसे ज्यादा कहां दिखती है, किस राज्य में दिखती है? और इसका आंसर कौन सा होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है राजस्थान। राजस्थान सबसे शीर्ष स्थान पे बना हुआ है, किसके लिए? सोलर एनर्जी के लिए। और इसके अलावा महाराष्ट्र भी, लेकिन सोलर रूफटॉप के लिए अगर शीर्ष स्थान पे जो बाजी मारी है, उस राज्य का नाम कौन सा है? उसका राज्य का नाम है गुजरात। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा गठबंधन की। सौर ऊर्जा गठबंधन क्या है? 6वीं असेंबली का अभी कहां पे हुआ था? इसका 31 अक्टूबर 2023 को यहां पे इसका क्या हुआ था? आयोजन किया गया था भारत में। मुख्यालय कहां पे? गुरुग्राम के अंदर। भारत और फ्रांस के तत्वावधान के अंदर इन दोनों की साझेदारी की वजह से विश्व सौर ऊर्जा गठबंधन जो है, ये इसको भी क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। हाल ही में गुजरात को गरबा नृत्य को यूनेस्को के अंदर जगह दी गई है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी इसको शामिल किया गया है। घोल मछली का ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं। घोल मछली को राज्य जलीय जीव का भी क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। हेरिटेज ट्रेन का मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी यहाँ पे क्या किया है? एक अलग प्रकार का स्थापना करी है। विधानसभा में डिजिटल हाउस का उद्घाटन करा, और उसकी स्थापना जो कहां पे हुई है डिजिटल हाउस की? वो विधानसभा गुजरात के अंदर इसकी स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन किसने किया? हमारी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से सारी चीजें जानी। जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने वाला है? इसका मतलब पहले भी था, अगर पहले हुआ है उसके बाद ये भी होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जापान। यूरोपियन यूनियन तथा जापान के सहयोग से 6 मंजिला परमाणु संयंत्र कहां पे स्थापित किया जा रहा है? दोबारा उसको चालू किया जा रहा है जापान के अंदर। ऐसा क्या हुआ था? 2011-12 के आसपास वहां पे परमाणु संयंत्र, जहां पे सुनामी आने की वजह से वो क्या हो गया था? लीक हो गया था, और जिसकी वजह से उस परमाणु संयंत्र को क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। और विश्व के लिए काफी बड़ी चिंता का सबब भी बना हुआ था कि अगर परमाणु संयंत्र में किसी प्रकार की लीकेज हो जाती है तो मानवीय हानि होने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसा हम सब लोगों को पहले से विदित। और जापान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि नागासाकी और हिरोशिमा 2 ऐसे नगर थे जिनको अमेरिका ने परमाणु बम गिरा करके क्या कर दिया था? तहस नहस कर दिया था। और उसकी जो पीढ़ियां है वो आज तक उस दंश को झेल रही है। इसीलिए जो है वर्तमान में जापान सरकार ने वो सारी सिक्योरिटी मेजर्स लेकर के यूरोपियन यूनियन के साथ में मिल करके, और दोबारा इसका जो 6 मंजिला विश्व का सबसे बड़ा अगर परमाणु संयंत्र जो है वो दोबारा चालू होने की कगार पर है, उस राष्ट्र का नाम कौन सा है? जापान है। जापान की राजधानी टोक्यो का जो हवाई अड्डा है वो भी हाल ही के अंदर चर्चाओं में बना रहा है कि समय प्रबंधन के हिसाब से देखा जाए
तो टोक्यो का जो हवाई अड्डा है वो नंबर 1 पर बना हुआ है। वैसे देखा जाए तो जापान जो है वो 4 मुख्य जो द्वीप है वहां जो है उनके लिए उनमें वहीं पे क्या वो स्थापित है, वहीं पे वो बना हुआ है। होकाइडो, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, शिकोकू और क्यूशु, इस प्रकार के जो 4 द्वीप है जिनसे मिलकर के जापान बना हुआ है। राजधानी टोक्यो। सीरियम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे समय का पाबंद हवाई अड्डा कौन सा है? हानेडा हवाई अड्डा कौन सा है? ये जापान का है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा में परमाणु दुर्घटना हो गई थी, जिसकी वजह से इस बार जो है वो सुरक्षा इंतजाम काफी मजबूत किए गए थे। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। रिलायंस जियो ने किस आईआईटी के सहयोग से भारत जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा करी है? रिलायंस ने आईआईटी बॉम्बे के साथ में 2014 के अंदर यह समझौता कर लिया था, जिसके अंदर क्या हुआ था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना प्रौद्योगिकी, जिसके अंदर सबसे अव्वल जो है आईआईटी के तौर पर अगर देखा जाता हो कौन सी है? आईआईटी बॉम्बे, उसके साथ में पहले ही समझौता जियो ने कर लिया था। और अभी जो जीपीटी है, अभी भारत जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा किसके सहयोग से करी है? अभी करिए आईआईटी बॉम्बे के साथ में। अब बात करते हैं जितनी जो आईआईटीज आप इस प्रश्न के माध्यम से विकल्प के तौर पे देख रहे हैं, जिसके अंदर आईआईटी मद्रास ने क्या ट्रांसक्रिप्शन टूल किसके साथ में किया है समझौता? सुप्रीम कोर्ट के साथ में किया है, जिसके अंदर कोई वादी पिटिशनर को उसका जजमेंट जो आता है, जो किसके जज के माध्यम से कोर्ट केसेस के माध्यम से दिया जाता है, उसकी स्थानीय भाषा में मिल सके, उसके लिए आईआईटी मद्रास ने सुप्रीम कोर्ट के साथ में समझौता किया है। यह भी हाल ही के अंदर चर्चाओं में बनी हुई थी। आईआईटी बॉम्बे का हम पढ़ ही रहे हैं कि जिसने रिलायंस के साथ में किया। अब बात करते हैं आईआईटी कानपुर की। आईआईटी जो कानपुर है उसने दिल्ली सबसे ज्यादा जो प्रदूषण के लिए वर्तमान में चर्चाओं में रहता है, वहां पर कृत्रिम बारिश कराने का सुझाव और उसके द्वारा करने का एक एमओयू भी, जिसकी पेशकश किसने करी थी? आईआईटी कानपुर ने करी थी। इसके अलावा आईआईटी रोपड़ है, जिसने लिथियम जितना एक दुर्लभ खनिज जिसके बारे में बातचीत होती रहती है, इसके अलावा एक होता है वहां पे टेंटलम। कहां पे मिला है टेंटलम? टेंटलम मिला सतलज नदी के किनारे पे। किसने खोजा? आईआईटी रोपड़ ने खोजा। तो आईआईटी रोपड़ ने है वो दुर्लभ खनिज टेंटलम की खोज करी। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है चिप इंडस्ट्री और किसमें करा जाता है? जितनी भी प्रकार की ईवी व्हीकल्स के अंदर सेमीकंडक्टर जो लगते हैं, उसका उपयोग भी टेंटलम के माध्यम से किया जाता है। जिस प्रकार आईआईटी जो प्रौद्योगिकी संस्थान है, वो जितने प्रकार के जो नवाचार कर रहे हैं, वो वाकई शानदार और भारत के संदर्भ में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं जो वर्तमान के अंदर जो बनी हुई हैं, उनको जो है वो सरकार के सहयोग के साथ में उसको जाना जा रहा है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। इससे पहले जानते हैं कि जियो 2.0 शुरुआत आईआईटी मुंबई के साथ में 2014 में कर चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उद्देश्य जनरेटिव आईआईटी मॉडल तथा लार्ज लैंग्वेज मॉडल को तैयार करना। हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा पानी में आर्सेनिक धातु और आयनों को हटाने के लिए भी अमृत तकनीक भी क्या करिए विकसित करी है। ये भी आईआईटी आजकल मद्रास चर्चाओं में बना हुआ था। अब बात करते हैं हाल ही के अंदर नौसेना जो है, भारतीय नौसेना के साथ में नवाचार और उसको और ज्यादा उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए भी कौन सा? आईआईटी कानपुर के साथ में समझौता किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आईआईटी रोपड़ के द्वारा सतलुज नदी के दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज भी अभी वर्तमान में की गई है। अब बात करते हैं क्यूएस इंडिया की जो रैंकिंग है, जिसके अंदर भारत की कौन कौन सी आईआईटीज को शामिल करा है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी की जो टॉप रैंकिंग जो 50 है, जिसके अंदर आईआईटी मुंबई 40वां स्थान और आईआईटी दिल्ली 46वें स्थान पे काबिज हुई है। तो ये भी अपने लिए बड़े गौरव की बात। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित करने की घोषणा करी है? और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? मुस्लिम लीग जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही की जो घटनाएं हैं जो हमें देखने को मिल रही है, जिसके अंदर सेना के काफिले पर हो अंधाधुंध फारिग और ग्रामीण जो लोग हैं उनके अंदर भी भय प्रदान करने के लिए इस प्रकार के आतंकवादी संगठन ऐसी जो कार्रवाई है वो करते रहे। लेकिन गृह मंत्रालय को जिस प्रकार से जो इनपुट्स मिले थे, जिसके अंदर मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर का भी हाथ हो सकता है, इसलिए गृह मंत्रालय ने उसको 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अब बात करते हैं कि 2023 का भी जो जम्मू कश्मीर की जो अधिसूचना जो जारी करी, जिसके अंदर ऐसी कौन कौन सी सीटें थी, या बात करते हैं पीओके की भी, जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कितनी विधानसभा सीटें और ज्यादा क्या है बढ़ी हैं, इसी के बारे में भी कुछ अन्य चीजें जानते हैं। देखते हैं। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को विधि विरोध गतिविधियों और रोकथाम के लिए यूएपीए
यूएपी एक एक्ट जो 1967 के अंदर आया था, उसकी सारी चीजें किस प्रकार कहती हैं कि 1967 में लागू किया गया प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून है कि अगर सरकार को लगता है कि इनिशियल स्टेज के अंदर आतंकवादी गतिविधियों के अंदर शामिल है तो उसको तत्काल प्रभाव से क्या कर दिया जाए, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। उद्देश्य क्या है, भारत की अखंडता संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाले जितने भी प्रकार के जो संगठन है उनको गैर कानूनी घोषित करने का कार्य कौन करता है, यूएपीए 1967 में जिसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं आतंकवादी गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित करने, दंडित करने, और अब बात करते हैं कि हाल ही में लोकसभा में पास किए गए जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक के बारे में, जिसके अंदर कुछ सीटों को क्या गया, वहां पे इजाफा किया गया, इंक्रीज किया गया। पीओके के लिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, उसके लिए कितनी सीटें रिजर्व रखी गई है, 24 सीटें पीओके के लिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार के लिए ये सीटें आरक्षित कर देती है। अब बात करते हैं जम्मू रीजन में। जम्मू रीजन में पहले विधानसभा की सीटें हुआ करती थी 37, वर्तमान में कितना कर दिया उनको, 6 उनको जोड़ करके और कर दिया 43 कर दिया है। जबकि कश्मीर में 46 की जगह कितनी हो गई है, तो 47 सीटें वहां पे कर दी गई। इसका मतलब 1 सीट का इजाफा कश्मीर में किया गया, जबकि जम्मू के अंदर 37 से बढ़ा करके सीटों की संख्या विधानसभा की कितनी कर दी गई है, वो कर दी गई है 43 कर दी है। अब बात करते हैं कुल सीटें जहां पे 107 हुआ करती थी वो बढ़कर के कितनी हो गई, 114। सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों की क्या स्थिति है, तो 107 से बढ़कर के कितनी हो गई, 114 हो गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर रीजन, जम्मू रीजन की 6 सीटें बढ़ी हैं, जबकि कश्मीर जो रीजन है उसमें सीटें बढ़ी है 1, जबकि पीओके के लिए रिजर्व जो सीटें रखी गई हैं वो कितनी रखी गई है, 24 सीटें रखी गई हैं। बात करते हैं विस्थापितों के लिए 2, माइग्रेशन जो वाले हैं उनके लिए 2, और पीओके के लोगों के लिए कितनी रखी गई है, वो 1 सीट रखी गई है। इस प्रकार आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट के विरुद्ध गतिविधियों को उसमें क्या करने के लिए उनको इस प्रकार का अंदाजा हुआ, जिसकी वजह से गृह मंत्रालय ने इस प्रकार का संज्ञान लेते हुए उस पर 5 साल की क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने फुटबॉल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कराया है, हीरे अभी कर देते, अभिनेता, क्रिकेटर या खेल से जुड़ी हुई शख्सियत, जिनको बहुत सारी कंपनी की बात करें, भारत सरकार या राज्य, अलग अलग प्रकार के जो राज्य हैं वो अलग अलग प्रकार के उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। इसी के संदर्भ के अंदर जो कोको कोला कंपनी है उन्होंने भारतीय अभिनेता जिनका नाम है क्या, जिनका नाम है कार्तिक आर्यन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है। किसके लिए है ये, फुटबॉल के लिए। विश्व के अंदर जितने भी फुटबॉल के मैचेस खेले जाएंगे जो सोनी टीवी पे प्रसारित होते हैं उनके लिए आप क्या करते आएंगे, उनका प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं कोको कोला कंपनी कहां की है, कोको कोला कंपनी अमेरिकी कंपनी है। विश्व के अलग अलग देशों में इसका रोजगार या कह सकते हैं इनका व्यापार और बहुराष्ट्रीय ये कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका बेस्ड कंपनी है। और कोको कोला एक पेय पदार्थ है और भारत सहित अनेक देशों के अंदर ये बिकता है। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क योर होम ऑफ फुटबॉल के अभियान में शामिल फुटबॉल के विविध पोर्टफोलियो का प्रचार, जिसमें 900 से अधिक फुटबॉल जो मैच आयोजित किए जाएंगे उनके अंदर इसको क्या करना है, इनका प्रचार प्रसार वो करेंगे। अब विश्व के अंदर कौन कौन सी फुटबॉल की प्रतियोगिताएं होती हैं, हम सब लोगों को विदित के 2022 के अंदर विश्व का सबसे बड़ा अगर फुटबॉल का जो आयोजन होता है वो होता है फीफा वर्ल्ड कप। जानकारी के लिए बता दूं कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां पे हुआ था, दोहा कतर में हुआ था। विजेता टीम कौन सी बनी थी, अर्जेंटीना बनी थी। उपविजेता कौन बना था, तो फ्रांस बना था। अब बात करते हैं 2026 का फुटबॉल कप कहां होगा। इसके लिए 3 देश हैं वो क्या कर रहे हैं, इसकी संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं, जिसमें मैक्सिको है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और इसके अलावा कनाडा। ये 3 जो देश है वो क्या करने वाले आगे 2026 के अंदर इसकी मेजबानी करेंगे। अब बात करते हैं कि हाल ही के अंदर बहुत सारे ऐसे क्लब हैं जो फुटबॉल को प्रोत्साहित करते हैं और वहां पे बहुत सारे नामी गिरामी खेलते भी हैं उसको। मैनचेस्टर जो सिटी है वो एक ही साल के अंदर 5 खिताब जीतने वाली पहली लीग बनी है। कौन सी, मैनचेस्टर सिटी। अब भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कि भारत में फुटबॉल की क्या स्थिति है, तो भारत की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 99 है। बहुत अंतिम पायदान तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत उसकी नीचे रैंकिंग बनी हुई है। और अभी वर्तमान में फीफा वर्ल्ड कप खेलने का सपना हर भारतीय का है कि हमारी टीम खेले, वो अभी खेलता हुआ नजर प्रतीत नहीं आ रहा है। भारतीय अगर बात करते हैं फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है जिनका नाम क्या है, सुनील छेत्री है। प्रश्न पूछा जा सकता है
2026 का वर्ल्ड कप का हो गया। 2022 के अंदर दोहा कतर फुटबॉल विश्व कप का विजेता कौन बना था? ये बना था अर्जेंटीना। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में हाल ही में किसे अपना वैश्विक क्रिकेट भागीदार चुना है? आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? कोका कोला। तो कोका कोला को वैश्विक भागीदार अभी चुना है। ये अभी आपने देखा, कोका कोला कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्विक भागीदार के रूप में 8 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जैसा कि मैंने पहले वाले प्रश्न में बताया था। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न था। 2031 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वैश्विक भागीदार के रूप में करने वाला है काम। कोका कोला अमेरिका की कंपनी, 1892 में इसके हो जाते हैं स्थापना। अब बात करते हैं आईसीसी के नए नियम के बारे में। स्टॉप क्लॉक रूल। स्टॉप क्लॉक रूल का मतलब यह है कि एक गेंदबाज का जब ओवर पूरा हो जाता है, उसके बाद में दूसरे गेंदबाज को जो वो गेंद देता है उसको थमाता है, तो उसके समय उसका जो बीच का जो अंतराल है वो कितना होना चाहिए? तो उसके लिए मैक्सिमम जो आईसीसी ने जो नियम बांधा है जिसमें 60 सेकंड को शामिल करा है। अगर 60 से ज्यादा अगर आप समय लेते हैं तो विरोधी टीम को 5 अंक बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। ये तो आपने देखा स्टॉप क्लॉक रूल। एक दूसरा नियम और आया था जिसको बोलते हैं टाइम आउट। टाइम आउट के माध्यम से क्या होता है, उसके अंदर एक ही खिलाड़ी आउट होने के बाद में, बैट्समैन की बात कर रहा हूं, जिसमें एक खिलाड़ी जब आउट हो जाता है तो दूसरा खिलाड़ी उसका स्थान लेने के लिए अगर 3 मिनट के बाद में पहुंचता है तो उसको एम्पायर, विरोधी टीम या विपक्षी टीम के द्वारा अगर उसको कहा जाता है कि हम इसका विरोध करते हैं या आईसीसी नियमों के खिलाफ है, तो उसको एम्पायर आउट करार दे देता है। ऐसा वाकया कब हुआ था? ऐसा वाकया हुआ था 2023 का जो विश्व कप खेला जा रहा था, जिसके अंदर श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, और वहीं पे वाकया हुआ जहां पे एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने गए तो वहां के कप्तान ने, या कह सकते बांग्लादेश के कप्तान ने क्या किया, उस पर आपत्ति दर्ज करी और जिसकी वजह से अंपायर को उनको बिना खेले ही आउट करार दिया गया। यह विश्व क्रिकेट के इतिहास में पहला ऐसा उदाहरण बना था। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से टाइम आउट रूल हो गया और इसके अलावा स्टॉप क्लॉक रूल, ये भी आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। अब बात करते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की, और अंतिम प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एडीबी द्वारा $100 मिलियन की कर्ज उनको क्या दिया? लोन दिया है। और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। पहला कौन सा है? गोवा है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना 1972 के अंदर। भारत का कौन सा राज्य बनता है? 19वां। उसके बाद में कौन सा बनता? 20वां। ये 3 राज्य बने थे, पूर्वोत्तर के राज्य थे, 3 राज्य बनते एक साथ में बनते। 1971 का अधिनियम, 1972 में इनकी स्थापना होती है। 1971 जो 72 में जो 19वां राज्य बना था वो बना था कौन सा? त्रिपुरा। उसके बाद में मणिपुर 20वां और मेघालय कौन सा? 21वां। पीसी चटर्जी ने मेघालय का नाम, सिर्फ वहां पे पूरे साल भर क्या रहते हैं? बादल आच्छादित रहते हैं, तो उसका नाम क्या कर दिया था? मेघालय कर दिया था। 800 से लगभग 850 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ में साझा करता है। और त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? यह है अगरतला। आपने देखा 1972 में 19वां राज्य बना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बांग्लादेश की साथ में है वो कौन सी है? 856 किलोमीटर की जो है क्या सीमा रेखा ये बनाता है। अब बात करते हैं कि अभी जो एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है उसने लोन देने की घोषणा किसके साथ में करी है? त्रिपुरा के साथ में करी है। पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एडीपी ने इस प्रकार का लोन दिया है। अब बात करते हैं कि एडीपी की स्थापना के बारे में, और एडीपी का जो चौथा सबसे बड़ा कह सकते हैं संस्थापक समूह के अंदर जिसका सबसे ज्यादा जो रेशियो है वो किसके साथ में रहता है? शेयर धारक जो है वो कौन सा है? भारत है इसके अंदर। 1966 के अंदर इसकी स्थापना हो जाती है। अध्यक्ष इसके मात्सुओ अशोकावा है और सदस्य देशों की संख्या बात करते हैं तो 68 है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ये मनीला, फिलीपींस में। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि एडीपी की जो स्थापना होती है 1966 में होती है। सदस्य देशों की बात करते हैं तो 68 इसके सदस्य देश है। भारत इसका चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक क्या है? राष्ट्र है। और हाल ही के अंदर एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा के पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए इस प्रकार का लोन दिया है। त्रिपुरा भारत का 19वां राज्य बनता है। तीसरा सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला क्या बनता है? ये राज्य बनता है, जिसके साथ में 858 के आसपास, 856 से लेकर के 58 के आसपास इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो आज के इस प्रश्नों के माध्यम से आपने जाना कि करंट अफेयर्स के कुछ
ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके साथ में हमने आपको कुछ रोचक जो अन्य जो पहलू थे जो करंट अफेयर से संबंधित हो सकते हैं उनके बारे में भी जानकारी दी। तो आप बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में, कमेंट्स के साथ में हमें आप ये बताते रहिए कि कौन सी चीजें आपको ज्यादा पढ़ने में रुचिकर लगती है और कौन से कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने का हम क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी जो सारी चीजें जो पीडीएफ है आपको वहां पे मिल जाएगी। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।